हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल में। तो आज हम लोग बात करने वाले 30 ऐसे लारावेल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, बट समहाउ हम लोग उसी के अंदर कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं ना। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे चीज़ों को कुछ टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। अब पहली बात, एक कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, व्हाट इज लारावेल। एंड मुझे जहाँ तक लगता है लगभग लोगों को इसका आंसर पता होता है, बट दे कैन नॉट एबल टू डिफाइन द थिंग्स। मतलब मेरा सीधा सा मतलब ये है कि वो लोग नहीं बता पाते कि एक्चुअल में लारावेल क्या है। कुछ लोग बोलते हैं भाई एक फ्रेमवर्क है, पीएचपी का फ्रेमवर्क है, बाकी ये सब वगैरह। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो एक मतलब लैब में बतानी चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनका आंसर फिक्स्ड है ना, उनकी डेफिनेशन होती है। मतलब समझ रहे हैं, हम लोग बचपन में जब भी कोई एग्जाम वगैरह कुछ भी देते थे, हमसे पूछा गया भाई नाउन क्या होती है ना। हमसे पूछा प्रोनाउन क्या होता है, ये सब होता है। तो हम लोग ऐसे चीज़ों को मतलब एकदम क्लियर बताते थे कि जैसे संज्ञा के नाम पे काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वैसे ही अगर आप लारावेल की डेफिनेशन देखें तो भाई एक क्लियर डेफिनेशन दो। लाइक आपको कुछ भी डेफिनेशन आप बनाओ, चैट जीपीटी से पूछो, कहीं से भी पूछो, पर एक फिक्स डेफिनेशन रखो। दिस इज बिकॉज आप जिस फ्रेमवर्क या जिस भी टेक्नोलॉजी पे दे रहे हैं, एटलीस्ट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेशन तो होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि भाई लारावेल एक ओपन सोर्स पीएचपी वेब फ्रेमवर्क है, ठीक है, मॉडर्न वेब एप्लीकेशन है, ये एमवीसी के पैटर्न पे काम करता है, और ये हमें राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, कैशिंग जैसे टेक्निक्स को प्रोवाइड कराता है। वट आप जो भी इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर मुझे लगता है ये डेफिनेशन आपको फिक्स रखनी है। मतलब अगर आप एक साथ 6 इंटरव्यू देते हैं तो 6 के 6 इंटरव्यू के अंदर आपकी डेफिनेशन सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो चलो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ लारावेल। अब अक्सर आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि भाई देखो, लारावेल का मेन फीचर क्या है। ऐसा क्यों, मतलब क्या लगता है कि जब आप एक एक्सपीरियंस लेवल पे 2 3 4 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया है, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मेरा बेस क्वेश्चन यही होता है कि यार इस बंदे से ये बात तो पूछूं कि तू लारावेल क्यों काम में ले रहा है। भाई यहाँ पे केस क्या होता है कि भाई आपसे पूछ सकता है कि कोर पीएचपी भी तो काम में ले सकता था, सीआई भी तो काम में ले सकता था, लारावेल ही क्यों काम में लेनी। ऐसा इसलिए बंदा जानना चाहता है कि क्या आपको पता है लारावेल के अंदर बेस्ट पार्ट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लारावेल हमें प्रोवाइड कराता है, क्यों लारावेल यूज़ करना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ है ना इस चीज़ से मेरा काम हो रहा है तो मैं ऐसा कोड कर दूँ। डजेंट मीन अभी आज के टाइम पे डेवलपर्स क्या करना है कि जाते हैं अपना कोड चैट जीपीटी को देते हैं, वहाँ से टीप के लिख देते हैं, बाद में बोलते हैं एआई हमारी जॉब खा जाएगा। ऐसे तो खा ही जाएगा ना भाई, अगर तुम वहाँ से अगर सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करते रहोगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चीज़ों को समझना। जैसे अगर आप लोगों को पता होना चाहिए भाई लारावेल का मेन फीचर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए भाई उसमें एलोकेट ओआरएम होता है, ब्लेड टेम्पलेटिंग होती है, राउटिंग होती है, मिडलवेयर्स होते हैं, टास्क की स्केड्यूलिंग कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होता है, आर्टिसन कमांड लाइन होती है, ठीक है, क्यू जॉब्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लारावेल हमें प्रोवाइड कराता है। अगर ये आप कोई आपको बोले कि यार ये तो सीआई में भी होता है, तो कुछ चीज़ें होंगी जो सीआई में होती होगी, कुछ नहीं होती होगी, है ना। पर ये आपको पता होना चाहिए कि लारावेल में क्या है, दूसरे के अंदर है या नहीं है, डजेंट मैटर। पर लारावेल के अंदर बेस्ट पार्ट क्या है, तो एलोकेंट ओआरएम है, क्योंकि भाई अगर हम इसमें डीबी क्वेरी बिल्डर की जगह हम यहाँ पे इलोकेंट को काम में ले लेते हैं। अब एलोकेंट का एक एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे नोड जेएस वाले सिक्वलाइजर को काम में लेते हैं। ब्लेड के लिए भी हम टेम्पलेटिंग इंजन काम में ले लेते हैं। जैसे पाइथन वाले ये लोग होते हैं, इनके पास में डॉट एचटीएमएल करके फाइल होती है, पर हमारे पास में ब्लेड फाइल होती है, तो हम सारे ऑपरेशंस ब्लेड पे कर सकते हैं, जितने सारे ऑपरेशन हम कंट्रोलर पे कर पाते हैं। स्पेसिफिक राउटिंग होती है, राउटिंग की स्पेसिफिक फाइल्स होती है हमारे पास में। मिडलवेयर्स अवेलेबल होते हैं हर रिक्वेस्ट को ब्रिज करने के लिए। हमारे पास में टास्क को हम स्केड्यूल्स कर सकते हैं, जॉब्स बना सकते हैं, बसेस बना सकते हैं, क्यूज बना सकते हैं, ठीक है। स्केड्यूलर होते हैं हमारे पास में, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन की टेक्निक होती है, प्री बिल्ट ओआउट टू का कंप्लीट सेटअप होता है इसमें। आर्टिसन कमांड लाइन होती है जिससे पूरी लारावेल चला सकते हो। तो लगभग ये सारी चीज़ें लारावेल आपको प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप लोग इस तरीके से बताते हो तो यार यहाँ पे पता चलता है कि यार इस बंदे को लारावेल के बारे में पता है। ही इज लाइक मतलब इस बंदे को कुछ तो पता है लारावेल के बारे में। तो ये आपके एक एक्सपर्टीज लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखने वाली बात है। अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेन फीचर्स के अंदर आप लोग मुझे ये फीचर बताएं। अब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मुझे लोग ऐसे बताते हैं सर लारावेल फास्ट काम करता है, तो भाई स्लो कौन काम करता है, सभी फास्ट काम करते हैं। तो वो वाली बात है, सर लारावेल में कैशिंग होती है, भाई सब में होती है कैशिंग, ठीक है। मुझे 5 7 10 फीचर का नाम अगर आप एक साथ बता देते तो हो सकता है मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। अब की आपको चीज़ें कब पता चलेगी, जब आपको लिटरली पता होगा कि भाई लारावेल क्या है। तो ऐसी चीज़ों के जवाब आंसर्स देना सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है भाई व्हाट इज द यूज ऑफ कंपोजर कमांड इन लारावेल। अब भाई देखो, मेरे एक इंटरव्यू के अंदर मुझसे पूछ लिया गया था कि कंपोजर डंप ऑटोलोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने उसका जवाब दे दिया था, दैट्स कूल, ओके। पर आप लोगों को सच में पता होना चाहिए कि भाई कंपोजर कमांड क्या होती है लारावेल में। तो कंपोजर डिपेंड कमांड क्या होती है, जो डिपेंडेंसी मैनेजर है हमारा, मतलब कंपोजर क्या है, हमारा पीएचपी का एक डिपेंडेंसी मैनेजर है। तो इट यूज टू इंस्टॉल मैनी पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज इन एप्लीकेशन। मतलब ये क्या करता है, लारावेल के अंदर पैकेजेस और लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने में हमारी मदद करता है। अगर ये आप बताते हैं तो भाई उसको भी पता चलता है, ओके इसे पता है भाई कंपोजर क्या करता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली कंपोजर क्या है, एक
डिपेंडेंसी मैनेजर है पीएचपी का। अब मैं अपने इंटरव्यूज़ के अंदर अक्सर लोगों से पूछ लेता हूँ, क्या मैं कंपोज़र लारावेल में ही काम ले सकता हूँ या कोर पीएचपी में भी काम ले सकता हूँ? तो लगभग लोग मुझे बोलते हैं नहीं सर, लारावेल में ही कंपोज़र काम में आता है। जबकि आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि ये पीएचपी का डिपेंडेंसी मैनेजर है, ना कि लारावेल का। तो जब भी आप लोगों से पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए भाई कि लारावेल भी कंपोज़र को काम में लेता है। जैसे लारावेल के मतलब पीएचपी के जो बाकी अदर फ्रेमवर्क्स है, सिम्फनी और सीआई और कोर पीएचपी इटसेल्फ, ये भी लोग क्या है कंपोज़र काम में लेते हैं, वैसे ही लारावेल भी काम में लेता है, ठीक है। व्हाट इज आर्टिसन इन लारावेल? ठीक है, अब आर्टिसन क्या है भाई? बिल्ट इन कमांड सॉल्यूशन है। लगभग लोगों को पता ही नहीं होता आर्टिसन क्या होता है। बोले सर है ना, हम लिखते हैं पीएचपी आर्टिसन सर तो प्रोजेक्ट चल जाता है। अरे भाई ये थोड़ी बताना है, आपको बताना है कि भाई क्या होता है, ये किसका बिल्ट इन टूल है, ये आपको क्या हेल्प करता है, माइग्रेशन, स्केप होल्डिंग, सीडिंग, सीडर बनाने में, मॉडल बनाने में, डेटाबेस कनेक्शन, शेड्यूलिंग, टास्क चलाने में, क्यू जॉब बनाने में, हर चीज़ के लिए आपको आर्टिसन सपोर्ट करता है, हर फाइल को जनरेट करने के, इंटरलिंक करने के लिए और उनको पब्लिश करने के लिए। तो ये आप लोगों को लिटरली पता होना चाहिए कि भाई आर्टिसंस के क्या यूज़ होता है। अब एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है भाई, हर बार निकल के आता है कि भाई व्हाट इज एमबीसी, व्हाट इज एमबीसी। हर कोई बंदा, हर वक्ता अपने इंटरव्यू के अंदर यही क्वेश्चन पूछ रहा है, एमबीसी क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। लगभग लोगों को पता भी है पर फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई एमबीसी क्या है। क्यों? क्योंकि भाई आपसे वो पूछ लेता है मॉडल क्या है, और जब आप मॉडल बताते हो तो फिर वो पूछता है एलोकेंट क्या होता है। फिर जब आप उसको एलोकेंट बताने लगते हो तो वो पूछता है कि भाई मॉडल के अंदर अगर मैंने टेबल का नाम डिफाइन नहीं किया तो दोबारा आपके डेटाबेस को कैसे पता चलता है कि यही मॉडल है। तो भाई मॉडल्स की जो पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडल का नाम सिंगुलर होना चाहिए और उसकी टेबल का नाम अपने आप प्लूरल लेटर में क्रिएट हो जाता है। मतलब अगर आपने टेबल मॉडल का नाम बनाया होगा यूजर्स, तो आपकी टेबल यूजर्स और एक एक्स्ट्रा एस और लग के बनी होगी, ठीक है। इस तरीके से मॉडल और उनका रिलेशन काम में करता है। पर लगभग लोग बोलते हैं सर उसमें डॉलर टेबल लगा के हम प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल लिख के उसमें टेबल का नाम डिफाइन कर देते हैं, पर हर मॉडल में डिफाइन नहीं करना पड़ता। ये तो प्री डिफाइंड जो मॉडल्स होते हैं आपके, मतलब पोस्ट डिफाइंड मॉडल्स होते हैं, उनमें डिफाइन करते हैं हम। अदरवाइज मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने यूजर्स के नाम से मॉडल बना दिया जबकि मुझे यूजर बनाना था। अब यहाँ पर मुझे पता चलता है कि नहीं यार, डेटाबेस में जो टेबल है उसमें दो बार ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ उसमें प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल लिखकर उसके अंदर उस टेबल का नाम डिफाइन कर दूंगा, चलो इस टेबल से कनेक्ट करना है। इस तरीके की गलतियां जब हम कर देते हैं तो उनसे बचने के लिए ऐसे काम कर देते हैं जब भी हम प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। पर लगभग टाइम मुझे लगता है आप लोगों को ये सारी स्केप फोल्डिंग को वहीं पे रोक देना चाहिए और चीज़ों को सही तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर भाई आप लोगों को पता है कि डेटाबेस इंटरेक्शंस को हैंडल करते हैं। मॉडल व्यू क्या करते हैं भाई, डेटा डिस्प्लेस करते हैं। कंट्रोलर क्या करते हैं, एप्लीकेशन के लॉजिक मेंटेन करते हैं। अब राउटिंग एंड मिडलवेयर से रिलेटेड एक आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे हो सकते हैं कि व्हाट इज राउटिंग इन लारावेल। भाई आपसे पूछेंगे कि लारावेल में राउटिंग क्या होती है, तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन यूआरएल मैप टू स्पेसिफिक कंट्रोलर और क्लोजर्स। मतलब राउटिंग क्या करती है, जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें यूआरएल्स के थ्रू एक एक मतलब कंट्रोलर वगैरह से आपको मैप करने का काम करती है। बट बेसिकली एक काम समझ के चलिए कि जो आपका राउटिंग फाइल है वो क्या है, आपकी एक बस अड्डा है, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग जगह जाने वाली बसेस लगती हैं, यानी राउट्स लगते हैं। अब ये राउट्स आपको अलग अलग कंट्रोलर यानी आपके अलग अलग स्टॉप्स के ऊपर ड्रॉप करते हैं। अपने लॉजिक्स खुद बनाइए, चीज़ों को प्रिपेयर करिए। इस तरीके से आप इंटरव्यूअर को समझाते तो उसको भी लगता है यार भाई इसको डीप नॉलेज है, चीज़ों के बारे में क्लियर पता है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउट्स इन लारावेल? अब लारावेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राउट्स होते हैं, ठीक है। अब गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई कब पुट काम में लेना चाहिए, कब पोस्ट काम में लेना चाहिए, कब पैच काम में लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है आपको पोस्ट, पुट, पैच और के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली हम लोग गेट और पोस्ट मेथड ही काम में लेते हैं कि भाई डेटा लेना है तो गेट, डेटा डालना है तो पोस्ट, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है कि भाई आदमी पूछ लेता है पुट क्या काम में आता है, डिलीट क्या काम में आता है, पैच क्या काम में आता है, क्योंकि पुट और पैच दोनों सेम राउट है। कब पुट काम में लेना चाहिए, कब पैच काम में लेना चाहिए, तो उनको बताना चाहिए दोनों सेम होते हैं, ठीक है। पुट और पैच दोनों सेम होते हैं, पर पोस्ट और पुट के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि पोस्ट और पुट में क्या डिफरेंस होता है। देन व्हाट इज मिडलवेयर इन लारावेल? भाई मिडलवेयर लारावेल में क्या होता है? लगभग लोगों को मैं जब भी पूछता हूँ मिडलवेयर में तो बोलते हैं सर ऑथेंटिकेशन का काम करता है। नहीं भाई, ऑथेंटिकेशन का काम वो नहीं करता। ऑथेंटिकेशन का काम तो ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर करता है, ठीक है। ये ऐसी तरीके के काम को करने में काम में आता है। मतलब ये क्या, एक तरीके का ब्रिज है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के बीच में। अब आप रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स के बीच में ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हैं, लॉगिंग कराना चाहते हैं, कोई टास्क को चेक करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं ना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में, वो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। जबकि गलत आंसर मिलता है हमेशा। मैंने लगभग 5-5, 7-7 साल के इंटरव्यू और बंदों के इंटरव्यू लिए हैं, वो हमेशा बोलते बोले सर ये ऑथेंटिकेशन के काम में आता है। भ्राताश्री, ये ऑथेंटिकेशन का काम नहीं करता। ऑथेंटिकेशन इस टाइप के काम करने में काम आता है, ठीक है। हाउ यू क्रिएट अ मिडलवेयर? अब मैंने जब भी लोगों से पूछा कि भाई आप अपना मिडलवेयर कैसे क्रिएट करोगे, तो लोग बोलते हैं सर मैं जाके एक फाइल बना दूंगा। तो अगर आपने एक फाइल बना दी तो भाई इसको कहीं पर रजिस्टर भी करना पड़ेगा। अब मैं जब पूछता हूँ उनसे भाई इसको कहाँ रजिस्टर करोगे, तो लगभग लोग भूल जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कर्नल के अंदर, तो मैं पूछ लेता हूँ कर्नल कहाँ मिलेगी। अब
ठीक है, पहले तो क्या होता है, ऐप एचटीटीपी के अंदर कर्नल मिल जाता था, पर अब कर्नल को बूटस्ट्रैप फोल्डर में मूव कर दिया, तो लगभग लोग जिन्होंने लारावेल 11 नहीं पढ़ा है उन लोगों को फिर से कंफ्यूजन होता है, अरे यार कि यहाँ पे तो फाइल ही नहीं है, अब क्या करें। सबसे ज़्यादा सही है, लारावेल आपको एक आर्टिसन कमांड लाइन प्रोवाइड करता है। इसका यही हेल्प है कि भाई ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी इंटरनली कनेक्ट करके रखता है। मतलब अब अगर आप लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक कॉलन मिडलवेयर और उस मिडलवेयर का नाम, तो आपका मिडलवेयर ऑटोमेटिकली बन जाएगा और वो आपकी जो कर्नल फाइल होगी वहाँ पे अटैच भी हो जाएगा। देन आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ डू यू रजिस्टर मिडलवेयर, कि भाई मिडलवेयर को रजिस्टर कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐप एचटीटीपी कर्नल के अंदर जाके आप उसे रजिस्टर कर सकते हो। इलोकेंट ओआरएम से आपसे एक क्वेश्चन होता है, लाइक व्हाट इज इलोकेंट ओआरएम। अब हर किसी से भी आप पूछ लो इलोकेंट क्या होता है, तो भाई लगभग लोग तो जवाब ही नहीं दे पाते, ठीक है। कुछ लोग मॉडल्स को बताने लग जाते हैं, जबकि इलोकेंट और मॉडल अलग अलग चीज़ है। मॉडल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जबकि इलोकेंट क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का रिलेशन मैप करता है डेटाबेस की एक टेबल के साथ में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यूजर नाम का एक मॉडल बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो उसको मैप किससे करेंगे, अपन यूजर्स वाली टेबल से करेंगे। अगर आपने टेबल का नाम डिफाइन नहीं किया है मॉडल के अंदर, तो आपके मॉडल का नाम सिंगुलर होना चाहिए और आपके टेबल का नाम प्लूरल होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से बताते हो तो क्रॉस क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा कम होते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई इस बंदे को डीप नॉलेज है। हाउ डू यू डिफाइन द रिलेशनशिप इन इलोक्वेंट। जब भी मैं रिलेशनशिप्स के बारे में पूछता हूँ कि भाई कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, लगभग लोग मुझे बोलते हैं सर हैज़ मैनी और हैज़ वन, इतना ही बताते हैं। जबकि इसके अलावा यार और भी होता है, जैसे हैज़ मैनी, हैज़ वन, बिलोंग्स टू मैनी, इसके अलावा मॉर्फ मैनी, ठीक है, मॉर्फ्स टू, ये सारे बहुत सारे हैं, 6-7 रिलेशनशिप्स है, जबकि लगभग लोग 2 बता के छोड़ देते हैं। अब हैज़ वन और बिलोंग्स टू के अंदर क्या डिफरेंस होता है, हैज़ मैनी और बिलोंग्स टू मैनी में क्या डिफरेंस होता है, ये लगभग लोगों को नहीं पता होता। तो आप लोग प्लीज़ इसे मेंशन करिएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि भाई इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो लिटरली आई विल गेट दिस नो अबाउट कि भाई आप लोगों को इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। पर मैं आपको हैज़ वन और हैज़ बिलोंग्स टू के बारे में हमेशा कहूँगा कि लगभग लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई अगर मैंने हैज़ वन बना दिया और बिलोंग्स टू नहीं बनाया तो क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन होता है, अगर मैंने बिलोंग्स टू बना दिया और हैज़ वन नहीं बनाया तो क्या होगा। इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड वेयर इन इलोक्वेंट, ठीक है। अब जब फाइंड और वेयर का मतलब क्या होता है, फाइंड क्या करता है, सिंगल रिकॉर्ड को उसकी प्राइमरी की के ऊपर मैच करके लाता है। लगभग लोग क्या करते हैं कि मैंने हमेशा कोर्स में लोगों के पढ़ता रहता हूँ, वो लोग क्या करते हैं फाइंड मेथड के अंदर यूजर आईडी को फाइंड लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब यूजर की आईडी लेके आए रहते हैं। अब प्राइमरी की से मैच नहीं कराने की जगह यूजर आईडी से मैच कराने के बाद में बोलते हैं सर देखो डेटा ही नहीं आ रहा, मैं तो आईडी सही पास कर रहा हूँ और मैं ना सही की का नाम भी पास कर रहा हूँ। और वही ये गलत है। फाइंड मेथड आपका क्या करता है, प्राइमरी की से सर्च करता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर होने चाहिए कि भाई वो आपसे कोई पैरामीटर का नाम मांग ही नहीं रहा, वो तो आपको बोल रहा है आईडी भेज दो, तो वो किस रो में चेक कर रहा होगा, डायरेक्ट आपकी आईडी वाली रो में चेक कर रहा होगा। वेयर क्या करता है भाई, एक क्वेरी कंस्टेंट को ऐड करता है ताकि हम क्या कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनको उस क्वेरी के बीच में फैच कर सके। व्हाट इज मॉडल इन लारावेल, मॉडल क्या करते हैं, डेटाबेस की टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो PHP आर्टिसन मेक मॉडल, मॉडल का नाम -m लिखकर आप उसका माइग्रेशन भी साथ में क्रिएट कर सकते हो। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट अ सॉफ्ट डिलीट्स इन लारावेल, ठीक है। तो सॉफ्ट डिलीट लारावेल में करने के लिए अब देखो 2 चीज़ें हैं। जब हम लोग लारावेल में सॉफ्ट डिलीट पहले से नहीं चला रहे होते हैं, हमें मैनुअल चलाना है, तो हम डेटाबेस में इस डिलीटेड का नाम सा फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। पर उससे पहले बात ये है कि भाई सॉफ्ट डिलीट को कैसे समझा जाए, इसकी आवश्यकता क्यों है। वही देखो क्या होता है कि मेनली आप लोगों ने ना छोटी-छोटी एप्लीकेशंस में देखा होगा कि आप है ना एक तरफ ब्लॉक बना देते हो, ठीक है। अब आपने उस ब्लॉक को जाके क्या कर दिया, अब ब्लॉक डिटेल वाले पेज पे आ गए। अब उस ब्लॉक को ना आपने किसी यूज़र के अंदर अटैच कर दिया कि भाई ये ब्लॉक तो इस यूज़र का है। अब कल को आपने या तो वो यूज़र डिलीट कर दिया या फिर आपने वो ब्लॉक डिटेल कर दिया, तो जब भी आप उस ब्लॉक के डिटेल पे जाओगे, वहाँ पे क्या होगा, या तो यूज़र के साइड से एरर आ रही होगी या फिर ब्लॉक के साइड से एरर आ रही होगी कि भाई ये डेटा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि भाई वो यूज़र आपने डिलीट कर दिया और उसको अटैच किया था आपने टेबल के अंदर, है ना, मतलब फॉरेन की डाली थी। अब फॉरेन की के कारण इशू आ रहा है, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। अब इसकी दिक्कत तो यहाँ आ गई। इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है कि भाई क्या मैं रिकॉर्ड डिलीट नहीं करूँ, नहीं भाई करो। तो आप क्या करो, उनको सॉफ्ट डिलीट मार्क करके रख दो। मतलब आप उसमें की ले लो इस डिलीटेड के नाम से, अगर वो 1 पड़ी है तो इसका मतलब है आपको लेफ्ट जॉइन के अंदर उसको काउंट नहीं करना लिस्टिंग दिखाते टाइम। पर जब आप डेटा और उसका मतलब जिस जहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल दिखानी है, यहाँ पर भी आपको इस डेटा से रिलेटेड दिखाना है। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो मैंने एक कूपन क्रिएट किया था, ये कूपन एक पर्सन एक्स ने खरीद लिया। तो अब मान लो क्या है कि जब पर्सन एक्स ने खरीद लिया, अब मैंने पीछे से कूपन डिलीट कर दिया, तो पर्सन एक्स उसे यूज़ नहीं ले पाएगा। इस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इस डिलीटेड के नाम से कॉलम बना देते हैं। अब क्या होता है कि पर्सन एक्स ने खरीद लिया इसलिए उसके पास वो कूपन रहेगा, पर बाकी उसे और कोई लिस्टिंग में हम दिखाएंगे नहीं, तो कोई उसे खरीद नहीं पाएगा। तो इस तरीके के लॉजिक्स आपको प्रीबिल्ट करने होते हैं। अब लारावेल में क्या है, सॉफ्ट डिलीट की फंक्शनलिटी आपको पहले से मिलती है, यानी कि आपको डिलीटेड डेट के नाम से एक कॉलम मिल जाता है, ठीक है। आप सॉफ्ट डिलीट्स क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट डिलीट्स मोड का हम यूज़ करते हैं और डिलीटेड डेट के नाम से एक कॉलम माइग्रेशन के अंदर हम ऐड कर देते हैं, जिसके बेस पे हम लोग इस ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। डेटाबेस एंड माइग्रेशंस,
व्हाट इज़ माइग्रेशन? अब माइग्रेशन के बारे में अगर मैंने अक्सर लोगों के बारे में देखा है यार, लोग है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन क्या है, बोलते बोले सर कमांड चलाने से काम हो जाता है, ये हो जाता है। पर देखो सीधी सी बात है, सिंपल शब्दों में क्या बोलते हैं, माइग्रेशन क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। डेटाबेस के अंदर जितने भी चेंजेस हुए हैं उसका वर्जन रख सकते हो आप कि भाई कब क्या हुआ था। तो अगर आपको किसी भी प्रीवियस वर्जन में जाना है तो आप उसको रोल बैक कर सकते हो और उस कमांड को चला सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ इसका एक बेनिफिट होता है कि ये एक पॉकेट डेटाबेस है, मतलब आपको अपना डेटाबेस आप जेब में रख के चल सकते हो, जहाँ पर आपके पास आपका कोड है वहाँ पर आपके पास आपका डेटाबेस भी होगा। तीसरी चीज़, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में अगर आपने कभी कोड को स्विच किया हो, मतलब अगर आपको एसक्यूएल से मोंगो पे कोड स्विच करना है तो भाई आपके हाथ में आ जाएगी, पर आप लोग उसको स्विच नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इनकी क्वेरीज अलग लिखी जाती है। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप मोंगोज और एसक्यूएल यूज़ कर रहे होंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप मोंगूस का कोई पैकेज यूज़ करोगे लारावेल के अंदर, ना कि डायरेक्ट मोंगो की क्वेरीज, है ना। तो वो क्वेरी बिल्डर तो उसको वैसे ही चलाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या होगी कि चलो अगर क्वेरी बिल्डर उनको चला रहा है तो डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे डालूं, क्योंकि मुझे तो मोंगो आता ही नहीं है। तो अब आपको मोंगो आने की जरूरत भी नहीं है, आपने बस पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट चलाया। अब वो डेटाबेस जो भी अभी आपका करंट टाइम पे कनेक्ट है वो उसके अंदर डेटा को चढ़ा देगा। इससे क्या है कि आपको नो मोंगो या एसक्यूएल आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो क्या है, आपको सिंपल लॉजिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि लारावेल का क्वेरी बिल्डर उसको अपने एंड पे हैंडल कर लेगा। नाउ हाउ डू यू रन माइग्रेशन? तो पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट, ये तो सिंपल ही है। व्हाट इज डेटाबेस सीडिंग इन लारावेल? भाई लगभग लोगों से मैंने कई बार पूछा है कि भाई सीडर क्या होता है, लगभग लोगों की सिट्टी गोल हो जाती है। देखिए कई बार लोग ना तो मुझे लगभग लोगों से मतलब है ना, सीडर और फैक्ट्री का सही जवाब नहीं मिलता कभी भी। पर सीडर क्या है कि भाई ऐसा डेटा जो हमेशा एप्लीकेशन के इनिशियलाइजेशन पे जरूरी होता है। जैसे मान लो आपकी एक ऐप बना रहे हो आप, अगर आपने सारी डेटाबेस की टेबल एम्प्टी कर दी और यूजर जब भी ऐप आपकी ओपन कर रहा है तब आपको उसको कंट्री का ड्रॉप डाउन दिखाना है, तो वो कंट्री कहाँ से आएगी? तो इस तरीके की चीज़ जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी, या फिर आपका प्राइवेसी पॉलिसी, कंटेंट, लाइक टर्म्स एंड कंडीशन, इन सभी के सीडर्स बना के रखनी चाहिए, ताकि आप जब भी अपनी ऐप किसी को दो, ट्रांसफ़र करो, तो बस वो पीएचपी वो अपने सीडर्स की कमांड चलाए, सीडर रन करे और आपका सीडर बन जाए, ठीक है। तो आपको बस पीएचपी आर्टिसन मेक सीडर की कमांड चला के सीडर बनाना है, ठीक है बस, और उसके अंदर पे डेटा फिल्ड करके रख दो। हाउ यू कैन क्वेरी बिल्डर इन लारावेल? अब हम लारावेल में क्वेरी बिल्डर कैसे काम में लेते हैं, तो वो डीबी टेबल करके हम इसको काम में ले सकते हैं। इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ मतलब ऐसा खास था, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। देन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की बात आती है। हाउ लारावेल डज हैंडल द ऑथेंटिकेशन? अब हम जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ कि लारावेल ऑथराइजेशन कैसे यूज़ करता है, तो लगभग लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि बोले सर लारावेल के अंदर तो ये प्री बिल्ट होता है। ठीक है भाई, मैं मान गया कि लारावेल के अंदर ये प्री बिल्ट होता है, ठीक है। अब ऑथ के इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में ऑथ ऑथ का पैकेज होता है। ऑथ कौन सा? हमारा लारावेल का ओ ऑथ, ठीक है। यहाँ पे तो अगर हमें बनाना है तो हम क्या लिखते हैं, पीएचपी आर्टिसन मेक ऑथ, ठीक है। इससे ये हमारा काम करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथ अटेम्प्ट एंड ऑथ चेक? अब दो चीज़ें होती हैं, देखिए, ऑथ अटेम्प्ट होता है और एक ऑथ चेक होता है। अटेम्प्ट लॉग इन यूजर व्हेन गिवन क्रेडेंशियल, और चेक यूजर इज लॉग्ड इन और नॉट, ठीक है। ये मैंने लिख के दिया है, पर सबसे बड़ी बात है, आपसे इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जा सकता है कि ऑथ अटेम्प्ट और चेक का मतलब क्या होता है। ऑथ अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपको यूजर को लॉगिन कराना है तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको चेक नहीं करना है कि उसके यूजर पासवर्ड एग्जिस्ट करते नहीं करते, बस आपको उसको ऑथ अटेम्प्ट के अंदर डेटा पास कर दो। इससे क्या होगा कि अगर वो एग्जिस्ट करते होंगे तो आपका यूजर लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज आप को रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज इट। नाउ दूसरी चीज़, जब हम अपनी किसी टेबल के ऊपर होते हैं, हमारे को चेक करवाना है कि भाई अभी यूज़र लॉगिन है या नहीं है, तो हमारे पास उसमें उसका टोकन अवेलेबल होता है। अब एपीआई वाले केस के अंदर तो हम क्या है, एपीआई को किससे पास करते हैं, हमारे मिडलवेयर्स के थ्रू पास करते हैं। वैसे ही हमारे वेब वाले केस में हम क्या करते हैं, हमारे जो ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर राउट्स हैं उनको हम उन मिडलवेयर्स के थ्रू पास आउट करते हैं। पर एक्चुअल के अंदर आपको कंट्रोलर के ऊपर पता ही नहीं होता कि भाई ये राउट वहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऑन रन टाइम पर मतलब कंट्रोलर में जाके सर्च करने से अच्छा क्या है, आप अपनी फाइल के ऊपर लिखा सकते हो ऑथ कॉलन कॉलन चेक, और आपको पता चल जाएगा आपका यूज़र लॉगिन है भी है या नहीं है। या फिर आपने देखो ऑथ यूज़र ऑथ लिखा, ऑथ कॉलन कॉलन यूज़र, और उसको आपने लिखाया, तब भी आप चला के चेक कर सकते हो। अगर आपको यूज़र का डेटा मिल रहा है तो आप लॉगिन हो, अदरवाइज नहीं हो। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। व्हाट इज़ गार्ड? अब ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो लगभग इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। पर मुझे लगता है कि लगभग इंटरव्यूअर्स को भी इसके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि लगभग कंपनीज गार्ड्स को काम में लेती ही नहीं है लारावेल के अंदर, जो कि ऑथेंटिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका है। भाई क्या होता है, जैसे वेब गार्ड होते हैं, एपीआई गार्ड्स होते हैं। अब मान लो आपके ऐप के अंदर दो रोल्स चल रहे हैं, ठीक है, एक ड्राइवर हो गया, एक यूज़र हो गया। तो इन सबको डिफरेंट डिफरेंट लॉगिन कराने के लिए और उनके डेटास को मेंटेन करने के लिए, उनके राउट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि एक यूज़र दूसरे यूज़र के राउट्स को यूज़ ना ले सके, हम गार्ड्स का यूज़ करते हैं। गार्ड्स एक तरीके के गेट पे लगे हुए हमारे गार्ड होते हैं जो चेक करते हैं, बोलते हैं भाई आईडी दिखा, तो ड्राइवर है चल अंदर जा, तू मतलब यूज़र है तू बाहर रहे। तो ये एक तरीके का काम करते हैं। रियल लाइफ से आप इन चीज़ों को कनेक्ट करके देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट चीज़ आती है, हाउ यू कैन क्रिएट कस्टम मिडलवेयर फॉर ऑथराइजेशन।
तो हम वही PHP आर्टिसन में एक मिडल पे है, तो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। देन व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पॉलिसीज एंड गेट्स इन लारावेल। पॉलिसी और गेट के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लगभग लोग इन चीज़ों को काम लेते नहीं है। पॉलिसीज क्या करती है, ऑथराइजेशन की लॉजिक्स को हैंडल करती है, जबकि गेट्स क्या करते हैं, और जो हमारे लॉजिक्स है उनके एक्शंस को काम में लेते हैं। मतलब आपके मॉडल के अंदर हमने एक पॉलिसी लगा दी, तो अगर आपकी पॉलिसी फुलफिल होती है तो पॉलिसी उसको चेक करती है। अब उनको चेक करके बाद उस पर जो भी एक्शन लेना है वो क्या करते हैं, आपके गेट्स लेते हैं। इसके ऊपर मुझे एक डिफरेंट और डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि आप लोग पॉलिसीज और गेट्स को समझ पाएँ। अब एडवांस लारावेल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। भाई लारावेल के अंदर क्या होता है, सिग्नल दैट एन एक्शन हैज अक्वायर्ड व्हाइल लिसनर हैंडल द एक्शन। ओके, तो हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इवेंट एंड लिसनर्स इन लारावेल। भाई इवेंट और लिसनर क्या होता है। अब भाई जब भी है ना, मैंने लोगों से पूछा कि आपने चैट लगाई है, तो लगभग लोग नोड से बताते हैं या फिर नहीं लगाई। पर लारावेल में अगर आपको चैट लगानी तो आप क्या कर सकते हो, इवेंट्स का यूज़ कर सकते हो। इवेंट क्या है, क्या होता है कि एक तरफ से हम इवेंट फाइंड करते हैं और उसको लिसन करने के लिए हम लिसनर को काम में लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। जब भी किसी से सर्विस प्रोवाइडर पूछो नहीं बता पाते। भाई क्या है, सेंट्रल प्लेस ऑफ एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड बूटस्ट्रैपिंग। मतलब जब भी आपकी लारावेल की स्ट्रैप जो ऐप है वो बूट हो रही होती है, उस टाइम पर सबसे पहले क्या चलता है, आपका लारावेल का सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्स होते हैं। उन सर्विस प्रोवाइडर के रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका काम करते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या, एक तरीके का सेंट्रल प्लेस, एक वो जगह है जहाँ पर से आपकी सारी चीज़ें एक हिस्से से होकर दूसरी स्टेप पे जाती है और बूटस्ट्रैप होती है, मतलब वहाँ से बूट होना स्टार्ट होता है। व्हाट आर द लारावेल जॉब्स एंड क्यूज। जॉब्स एंड क्यूज की जब भी मैं बात करूंगा तो जॉब्स एंड क्यूज के बारे में देखो यार, मैंने कई बार लोगों से पूछा है कि भाई जॉब्स क्या होती है, जॉब्स क्या होती है, पर लगभग लोग जॉब्स बता नहीं पाते, क्यूज बता नहीं पाते, है ना। पर देखो जॉब्स को समझना आपके लिए ये जरूरी है कि भाई कब आपको जॉब काम में लेनी है, कब आपको क्यू काम में लेनी है, ठीक है। तो ठीक है भाई, देखो जॉब्स क्या होती है और क्यूज क्या होती है उनके बारे में आपको सिंपली बता देता हूँ कि क्यूज का मतलब तो क्या होता है भाई, लाइन में लगना। पर अब क्या है कि लाइन में लगने का मतलब तो ठीक है, पर लाइन में लगाने में क्या होता है कि उन सारी चीज़ों को लाइन में कौन लगाता है, जॉब्स लगाती है। तो हमने क्या किया कि मान लो मेरे को है ना एक यूज़र, मतलब है ना मेरे को एक साथ 1000 यूज़र्स को मेल भेजनी है। अब मैं 1000 यूज़र्स को एक साथ मेल भेजूंगा तो क्या होगा, मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग लारावेल में क्या करते हैं भाई, हम लोग क्यू जॉब्स को काम में लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम सारी जॉब्स के अंदर, मतलब सारी ईमेल्स को जॉब्स के अंदर डिस्पैच कर देते हैं क्यू बना के, है ना। क्यू के अंदर लगा देते हैं कि भाई इस यूज़र को जाती रहेगी। तो जैसे जैसे वो बैकग्राउंड के अंदर चलती रहती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या होता है, मतलब स्टक नहीं होता वहाँ पे। अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि अगर बैकग्राउंड के अंदर कोई ऑपरेशन चल रहा होगा तो क्या लारावेल अफेक्ट नहीं होगी। बिल्कुल अफेक्ट होगी, पर क्या होता है इसमें, इसकी हैंडलिंग के लिए हमारे पास में कमांड लाइन होती है। तो जो कमांड लाइन का इंटीग्रेशन है वो हमारा इसमें आर्टिसन के थ्रू है, और आर्टिसन ये सारी चीज़ें हैंडल करता है। लारावेल में पासपोर्ट क्या है, तो पासवर्ड क्या है, हम प्रोवाइडर है, पासपोर्ट प्रोवाइड OAuth2 की फंक्शनलिटी को हमें प्रोवाइड करता है एपीआई को चेक करने के लिए, है ना। एपीआई में जो टोकन होता है हमारा वो OAuth2 के जरिए OAuth2 से जनरेट होता है, और OAuth2 अभी तक की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है ऑथेंटिकेशन एंड जनरेशन के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्फिग फोल्डर इन लारावेल। मैंने अभी रिसेंटली अपनी कंपनी के अंदर भी एक बंदे से पूछा था भाई कॉन्फिग और एनवी में क्या डिफरेंस होता है। भाई कॉन्फिग फोल्डर क्या होता है, हमारा क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल्स रखता है, जैसे डेटाबेस की, मेल की, कांस्टेंट की, इन सब की फाइलें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, वो सारी काम में आने वाली चीज़ें जो ऐप के रन टाइम पर काम में आ सकती है। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स कहाँ पे होती है, कॉन्फिग फोल्डर के अंदर होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आई नो कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को फास्ट फास्ट बोल के बताया, बट आई थिंक सो कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करने की भी कोशिश की। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।